हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण की जो एक्सरसाइज है 4.3, आज हमें यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है। बड़े आराम से यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न होंगे बच्चों। अगर कोई द्विघाती समीकरण दिया जाए तो उसको पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल करते हैं, या द्विघाती सूत्र से इसको कैसे हल करते हैं, दो विधियां यहाँ पर आपको सीखने हैं। ठीक है, द्विघाती समीकरण का हल पूर्ण वर्ग बना के कैसे करते हैं, या फिर द्विघाती समीकरण का हल सूत्र के द्वारा, द्विघाती सूत्र के द्वारा कैसे करते हैं। द्विघाती सूत्र का नाम होता है श्रीधराचार्य के सूत्र के द्वारा द्विघाती समीकरण का हल कैसे करते हैं, ये बच्चों यहाँ पर सीखना है। ठीक है, इससे पहले आपने इसी एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि उनको आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अगर बच्चों वो सब कुछ आपने समझ लिया है तो फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बड़े आराम से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चनों को। बच्चों, यहाँ पर ऐसा कहा गया है, पहले प्रश्न में 4 भाग दिए गए हैं, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। लिखा है कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करिए। यहाँ पर कौन कौन से 4 प्रश्न हैं बच्चों। पहला प्रश्न यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, ये है 2x² माइनस में 7x प्लस 3 बराबर 0। एक तो आपका ये समीकरण दिया गया है, इसको हमें पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, मतलब इसके मूल ज्ञात करने हैं। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x² प्लस x माइनस में 4 बराबर 0, दूसरा समीकरण ये दिया गया है। इसमें तीसरा समीकरण दिया गया है, ये है 4x का स्क्वायर, यहाँ है प्लस 4 इंटू √3 इंटू x प्लस 3 बराबर में 0। और यहाँ से चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2x² प्लस x प्लस 4 और बराबर में 0। ये 4 समीकरण हमें दिए गए हैं, चारों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं, बिल्कुल एकदम आसान सा काम करना है। क्या होता है, पूर्ण वर्ग बना के जब हम हल करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते हैं, तो हम समीकरण को इस प्रकार, देखो पहला समीकरण पहले हल देखो। ठीक है, पहले वाले समीकरण का हल देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। बच्चों, हमने कुछ जब एग्जाम्पल करवाई थी, जब इसका बेसिक पढ़ाया था, तब भी हमने सारी बातें, आपको केवल 3 स्टेप फॉलो करना है, उनको आप एक एक करके अगर फॉलो कर लेंगे तो निश्चित रूप से बड़े आराम से इनके मूल हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो पहला स्टेप बच्चों हमने बताया था कि x² का गुणांक हमें 1 बनाना है। x² के साथ में जो गुणा में संख्या लिखी है उसका पूरे समीकरण में भाग करना है। पहला स्टेप यहाँ से ऐसा बताया था कि 2 लिखा है ना, 2x² के गुणांक में 2 है, x² के साथ 2 का गुणा है, हमें पूरे समीकरण में 2 का भाग कर देना है। यहाँ पर देखो जब 2 से भाग करेंगे तो ये x² हो जाएगा। यहाँ माइनस 7x है, इसमें 2 से भाग करोगे तो माइनस का 7/2x हो जाएगा। यहाँ प्लस 3 है, यहाँ भी 2 से भाग करोगे तो 3/2 हो जाएगा। बराबर ये 0 है, 0 में 2 से भाग करोगे तो 0 रहेगा। पूरे समीकरण में हमने 2 से भाग कर दिया। पहला स्टेप समझो क्लियर हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पर पहुंचते तो दूसरे स्टेप में बच्चों क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो x का गुणांक है उसको ध्यान से समझो। x का गुणांक बच्चों कितना है, तो आपको कहना माइनस 7/2 है। इस x के गुणांक का क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। आधा मतलब समझते हो, हर में 2 का भाग करते हैं, समझो आधा हो जाएगा। तो x का जो गुणांक है उसका आधा कर लेते हैं, और फिर उस आधे का हम क्या करते हैं बच्चों, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, क्या मिल जाएगा, माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 बटे में यहाँ पर 4 हो गया, और 4 का जब वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 49/16 हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों, x के गुणांक के आधे का जब वर्ग हमने किया है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, ध्यान समझो, जो x का गुणांक है उसका आधा करो फिर उसका वर्ग करो, तो आधे के वर्ग का जो मान आएगा उसको हमें दोनों पक्षों में जोड़ना है। बस समझो पूर्ण वर्ग बन गया। 49/16 इधर जोड़ो और शून्य की तरफ भी 49/16 जोड़ो, तो समझो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो लिख देते हैं x² माइनस में 7/2x, और यहां से हम 49/16 जोड़ दें, और ये आपका प्लस 3/2 लिखा है, इसको हम इधर ले जाए। यहां भी देखो 0 में 49/16 जोड़े
और ये माइनस में 3/2। देखो प्लस का 3/2 हम इधर ले आए, माइनस का 3/2। दोनों पक्षों में 49/16 हमने जोड़ दिया। क्लियर है बच्चों? इतना करने के बाद अब आपको यहां से पूर्ण वर्ग दिखाई देने लगा होगा। देखो ये पूरा आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये पूर्ण वर्ग बन गया बच्चों, ध्यान से समझो। अगर हम इसका प्रसार करेंगे तो यही आएगा। इसका देखो प्रसार कैसे करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां देखो इसका स्क्वायर करोगे बच्चों ये मिल जाएगा, प्लस यहां इसका जब स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब इसका स्क्वायर ये प्लस इसका स्क्वायर ये माइनस इन दोनों का गुणा का दूना ये बीच में है। इसका मतलब इसका पूर्ण वर्ग ये देखो बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया। बराबर का निशान लगाएं और यहां से 16 एलसीएम लें, इसको हल कर लें। 16 एलसीएम आएगा, 16 एकम एक बार कटेगा तो यहां लिखेंगे 49 माइनस, यहां से देखो इसको डिवाइड करो 8 बार, 8 या 24, यहां पर 24 लिखना है। ठीक है बच्चों, अब और आगे देखो तो x माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर लिखो, बराबर का निशान लगाओ। यहां पर 49 में से 24 घटाओगे तो हमें 25 मिलेगा, बटे में 16 लिख दें। बस यहां पर देखो दोनों पक्षों का वर्गमूल लें। क्या करें बच्चों, दोनों पक्षों का वर्गमूल लें। x माइनस 7/4 जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों प्लस माइनस लगाते हैं, बिल्कुल श्योर बात है। यहां से प्लस माइनस का निशान लगाएं। 25 का वर्गमूल हम 5 लिखेंगे, बटे में 16 का वर्गमूल हम 4 लिखेंगे। क्लियर बच्चों? तो बस ये समझो प्लस चिन्ह लेने पर x का एक मान आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो x का दूसरा मान आएगा। यही x और x के दोनों मान समीकरण का हल कहलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह लेंगे। यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर आपने एग्जाम्पल बच्चों जब हमने करवाए थे ना, आपने अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। देखो ध्यान दें, x का मान निकालें तो x माइनस 7/4 बराबर में ये प्लस माइनस में हमें प्लस चिन्ह लेना है, माइनस थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ठीक है, 5/4 प्लस का ले लिया। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो 5/4 ये माइनस वाला पद है, प्लस का हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो इस तरीके से x बराबर 7 और 5 12, 12 में 4 से भाग करोगे 3। एक हमने देखो x का मान बच्चों निकाल लिया, x बराबर 3। ये हमारा एक मान मतलब समीकरण का एक मूल हमने ज्ञात कर लिया। समीकरण का मूल या x का मान एक ही बात है बच्चों। ठीक है, या यही कह सकते हैं कि इस समीकरण का एक हल 3 है। दूसरा हल कैसे यहां पर ज्ञात करेंगे, यहां पर प्लस चिन्ह लिया तो आपकी बार हम इसको माइनस चिन्ह ले लेते हैं। यहां लिखे माइनस चिन्ह लेने पर यहां लिखेंगे x माइनस में 7/4 बराबर का चिन्ह लगाएं। यहां प्लस माइनस में हम माइनस का चिन्ह लेंगे और यहां से हमें लिखना है 5/4। माइनस का लिख दें, आपकी बार प्लस का छोड़ दें। ठीक है, अब यहां से माइनस वाला ये इधर ले जाओगे तो x बराबर प्लस का हो जाएगा 7/4 और माइनस का 5/4 पहले से लिखा है। तो बच्चों यहां से 4 एलसीएम आ जाएगा और 7 में से 5 घटाओगे तो 2, 2/4 मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहां से x का मान हमें 1/2, एक दूसरा और x का मान यहां से मिल गया। तो बच्चों इस तरीके से इस समीकरण के हल हमें मिले, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। ये दोनों मान समीकरण के मूल कहलाएंगे बच्चों। ये हमारा आंसर है। बोलो यहां तक किसी को बच्चों कोई प्रॉब्लम क्या? एकदम क्लियर है। सारे प्रश्न 4 भाग है ना, चारों भाग बिल्कुल इसी प्रोसेस से करना है, प्रोसेस नहीं बदलना है। पहला काम क्या बताया, यहां पर जो x स्क्वायर का गुणांक है उससे हमें पूरे समीकरण में भाग देना है। फिर इसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग, यहां देखिए यहां पर हमने पहले 2 से भाग किया, ये बन गया। फिर इसके बाद x का जो गुणांक है ये वाला, ये देखो माइनस का 7/4, तो x के गुणांक के आधा किया तो आधा करने पर क्या मिलेगा, 7/2 का आधा 7/4 हो जाएगा। अब 7/4 का बच्चों अगर वर्ग कर दें तो 7 7 49/4 चौको 16, 49/16 हमने दोनों पक्षों में यहां जोड़ दिया। ये 3/2 प्लस में है ना, इसको इधर ले गए तो माइनस का 3/2 हो गया। ये देखो पूर्ण वर्ग बन गया बच्चों, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसको हमने हल कर लिया और इसका वर्गमूल लिया, तो प्लस माइनस का जरूर निशान लगाएं। याद रखिए किसी भी संख्या का जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस का तो है ही है प्लस। ठीक है कि नहीं?
तो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर जरूर लिखना है। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान आएगा वो एक मान कहलाएगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो x का दूसरा मान आएगा वो समीकरण का दूसरा मूल कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दो मूल इसके प्राप्त हो गए, 3 1/2। क्लियर बच्चों, सीधी सीधी बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हो गया पहला बच्चों, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आप देखो तो यहाँ भी 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग करने के बाद इस समीकरण का भी वही काम बिल्कुल एकदम सिमिलर हो जाएगा। 2 से भाग करोगे, यहाँ पर बच्चों जब 2 से भाग करोगे तो इस समीकरण में ऐसा ये बन जाएगा, देखो x² प्लस 2 से यहाँ भाग करोगे तो 1/2x हो जाएगा। 2 से यहाँ भाग करोगे तो यहाँ से 2 केवल 4 में 2 का भाग 2 मिलेगा बराबर में 0। अब यहाँ से वही काम करना है, x का जो गुणांक है वो कितना है बच्चों 1/2 है, इसका आधा करना है तो 1/4 हो जाएगा। जब इसका वर्ग करोगे तो 1/16 हो जाएगा। बस 1/16 हमें दोनों पक्षों में जोड़ देना है और बिल्कुल वही प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, आपके लिए छोड़ते हैं, आपको करना है। ठीक है, चलो तीसरा भाग लेकिन करेंगे, घबराने की बात नहीं है। ये आपका दूसरा भाग जिसका हमने हिंट किया है उसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद देखो ये तीसरा वाला प्रश्न देखो बच्चों, इसको कंप्लीट करेंगे। तीसरा प्रश्न देखो, इसको क्या करना है, बिल्कुल करना तो यहां भी वही है, बिल्कुल वही करना है, कुछ भी बदलना नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक वही करना है जो पहले वाले प्रश्न में किया है। क्या है ये आपका तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न इसका हल हम कैसे करेंगे। यहां से लिखा है 4x² प्लस में 4 × √3x प्लस में 3 और बराबर में 0, ये हमारा समीकरण है। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला स्टेप बताया कि x² के गुणांक में जो संख्या लिखी है उससे पूरे समीकरण में भाग कर देना है। पहला स्टेप तो यही करना होता है। तो चलो 4 से बच्चों भाग कर देते हैं तो यहाँ बचेगा x², यहाँ 4 से भाग करेंगे तो प्लस में √3x और यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 3/4 लिखना है। शून्य में भाग करेंगे 4 से तो हमें शून्य मिलेगा। दोनों पक्षों में हमने 4 से भाग कर दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या बताया था, दूसरा स्टेप बताया कि जो x के गुणांक में संख्या लिखी है, x के साथ में जो गुणांक है वो कितना है बच्चों 3, मतलब √3, 3 नहीं √3। x का गुणांक है √3 और उसका हमें क्या करना होता है आधा, फिर आधे का हमें करना है वर्ग, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर x का जो गुणांक है उसका हमने आधा किया और आधे का फिर वर्ग किया तो हमें 3/4 मिला। इस 3/4 को हमें दोनों पक्षों में जोड़ देना है। बच्चों एक बात तो बता सकते हो आप, 3/4 को जोड़ने का फायदा क्या है, 3/4 तो यहाँ पहले से लिखा है, तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये वास्तव में पूर्ण वर्ग ही लिखा हुआ है। 3/4 इधर जोड़ें, 3/4 इधर जोड़ें तो फायदा कौन सा है, 3/4 तो यहाँ लिखा ही है। तो इस तरीके से अगर ध्यान से देखो तो ये पूर्ण वर्ग ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ ऐसा भले एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं, इस प्रकार से देखो ये हमारा लिखा है √3/2 का हम होल ऑफ स्क्वायर लिख ले बराबर में 0। 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2 और इसका स्क्वायर लिख दें तो बच्चों अब यहाँ पर शक्ल बिल्कुल पूर्ण वर्ग की बन गई। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख दें बराबर में 0। ठीक है कि नहीं बच्चों, देखो ध्यान दें, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है और फिर इन दोनों का गुणा का दूना बच्चों बीच में ये लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब इन दोनों का गुणा का दूना। तो बच्चों यहाँ देखो x में √3/2 का गुणा करें और गुणा करने के बाद दूना करते हैं तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, √3x बचेगा जो बीच में लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं, तो इस तरीके से यहाँ से x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर ये हो गया और बराबर में 0। अब बच्चों यहाँ से स्क्वायर जब खत्म करेंगे तो शून्य का वर्गमूल तो शून्य होता है, उसमें तो कोई प्लस माइनस की जरूरत है नहीं। तो x प्लस √3/2 बराबर हमें 0 लिखना है, यहाँ प्लस माइनस निशान की जरूरत नहीं है और शून्य का वर्गमूल तो शून्य ही होता है, इसलिए यहाँ कुछ भी ना लिख के शून्य लिख देना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब बताओ यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा, तो x बराबर बच्चों माइनस का हो जाएगा √3/2। यहाँ से अब x का तो एक ही मान निकला बच्चों, एक कहाँ चला गया, यहाँ पर दोनों मूल समान हैं। x का एक मान माइनस में √3/2 है तो दूसरा भी मान माइनस का √3/2 ही है, दोनों मूल समान है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, x बराबर लिखना है -√3/2 माइनस √3/2।
मतलब दोनों मान आपको समान लिखना है। x के दोनों मान क्या लिखना है? समान लिखना है, बिल्कुल एकदम x के दोनों मान समान। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई, कोई डाउट वाली बात नहीं, बस समझो। हमें तो भाई पूर्ण वर्ग बनाना था, ऑलरेडी यहाँ पर जोड़ना घटाना जब होता है ना, तो हम क्यों जोड़ते हैं? जोड़ते घटाते तो इसलिए है कि हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो यहाँ पर बच्चों ये पूर्ण वर्ग ऑलरेडी पहले से ही लिखा है, तो अब हमें यहाँ पर बदलने की, जोड़ने की, घटाने की जरूरत नहीं है। हम किसी पद को ना जोड़े ना घटाएं, हमारा यहाँ सीधा पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है कि ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है। तो हमने बस लिख लिया वही, और यहाँ पर शून्य का वर्गमूल शून्य होता है, तो वर्गमूल भी खत्म हो गया। अब यहाँ से x का मान यहाँ ये निकला है -√3/2। x का एक मान ये है, दूसरा भी मान इतना ही है, दोनों मूल समान होते हैं। कब? अभी आगे ये प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर इसका अगर हम विविध कर निकालते तो विविध कर का मान शून्य निकलता। अभी बताएंगे आगे, थोड़ी आगे चल के बताएंगे। यहाँ फिलहाल इतना ही समझो कि x का जो मान है वो कितना है, -√3/2। इसके दोनों मूल समान हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो इसका चौथा भाग देखो बच्चों, यहाँ पर चौथा भाग क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है ये देखो चौथा भाग, इसको देखो, इसको भी नोट करें ध्यान से। चौथा भाग इसका देखो, इसमें भी करना तो वही है, स्टार्टिंग तो भाई वहीं से करनी है कि जो x² का गुणांक है, वहां जो x² का गुणांक उसी से हमें भाग करना है पूरे समीकरण में। चौथा भाग इसका है, इसमें लिखा है कि भाई 2x² + x + 4 = 0। अब बच्चों क्या करना है भाई? 2 से भाग करना है, और तो कुछ नहीं करना है, 2 से भाग करना है। यहाँ लिख देते हैं x²। यहाँ जब 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग का मतलब 1/2x लिख दें। यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, 0 में 2 का भाग 0 लिख दें। ठीक है, पूरे समीकरण में 2 का भाग चला गया। अब बच्चों अगले स्टेप पे क्या करना होता है? x का जो गुणांक है उसका आधा करो और आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो x का गुणांक बच्चों है कितना? x का गुणांक है 1/2, आधा करें कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसका वर्ग करें तो कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, एक का तो एक ही होता है। तो बच्चों 1/16 हमें दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है? यहाँ पर 1/16 जोड़ दें और इधर भी 1/16 जोड़ दें। 1/16 यहाँ भी जोड़ना है। ये प्लस का 2 इधर ले जाओगे तो बच्चों माइनस का 2 हो जाएगा। बोलो ठीक है बात कि नहीं है? एकदम ठीक है। यहाँ भी 1/16 जोड़ा है, इधर भी 1/16 जोड़ दिया, प्लस का 2 इधर ले गए, माइनस का 2 हो गया। तो बच्चों ये पूर्ण वर्ग हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया ना? क्या हो गया ये? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x + 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर ये है, 1/4 का स्क्वायर 1/16 है, फिर इन दोनों के गुणा का दूना ये बीच में है। क्लियर, बिल्कुल एकदम सीधी बात है। बराबर का निशान लगाओ। यहाँ से देखिए बच्चों क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे 16 एकम, एक बार कटेगा, 1 एकम 1 माइनस, यहाँ से 16 बार जाएगा, 16 दूनी 32 लिखेंगे। अब ध्यान से समझना है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा खतरा है। क्या खतरा है? थोड़ा ध्यान से समझो। x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1 में से 32 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 31 बटे में यहाँ पर 16 लिख दें। ठीक है बच्चों, यहाँ वर्ग है। अब यहाँ से अगर इसका वर्ग खत्म करोगे तो वर्गमूल लगाना पड़ेगा। इधर वर्गमूल लगाओगे, चूंकि ऋणात्मक संख्या का बच्चों वर्गमूल नहीं आता है, यही खतरा है। क्या है खतरा? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x + 1/4 को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ± माइनस में लिखेंगे 31/16। बच्चों यहाँ पर माइनस में √31/16 संख्या कैसी संख्या है? यहाँ पर ये संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। अंडर के भीतर अगर कभी माइनस का चिन्ह होता है तो उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। मतलब इसकी केवल कल्पना करी जा सकती है, इसका वास्तविक में मान कितना है वो हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर इसका कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जब x का मान ज्ञात करोगे तो कोई भी वास्तविक मान उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मान ही पता नहीं है बच्चों। तो इधर 1/4 लिखा है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का तो हो जाएगा, लेकिन हम काहे में से घटाएंगे? इसका मान ही पता नहीं है, इसका मान वास्तविक नहीं है, ये तो काल्पनिक राशि है। इसका मतलब x का कोई भी वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। इसका हमें यहाँ पर ऐसा लिखना है, x का मतलब
इसके कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे लिख सकते हो। x का मान क्या होता है, मूल ही तो होते हैं। तो आपको लिखना है इस समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है, ऐसे कह दो। वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, अर्थात x का कोई वास्तविक मान नहीं होगा। x का कोई वास्तविक नहीं मान होगा मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अर्थात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। क्यों नहीं होंगे ये हमने आपको बता ही दिया, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अंडर रूट में जब माइनस संख्या होती है तो इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर आप चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये कैसी राशि है, काल्पनिक राशि है, काल्पनिक राशि है ये, ठीक है, काल्पनिक राशि है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये काल्पनिक राशि है तो अब हम यहाँ से x का मान कैलकुलेट नहीं कर सकते, x का कोई भी वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, अर्थात समीकरण का जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये इसका चौथा भाग का हल है। प्रश्न में ऐसा कहा भी गया है कि यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करो, वास्तविक है ही नहीं तो हम ज्ञात क्या करें। तो यहाँ पर समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए हम x का कोई मान निकाल नहीं सकते, ठीक है बच्चों। इसके बाद इन्हीं प्रश्नों को, इन्हीं समीकरणों को लिखा है दूसरे प्रश्न के लिए कह दिया गया है कि द्विघाती सूत्र के उपयोग करते हुए इनको हल करिए। तो बच्चों अब यही प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न वही है, मतलब संख्या वही है, जो आपके समीकरण द्विघाती समीकरण दिए गए हैं वो वही है, बस अब हमें विधि बदल देनी है। विधि कौन सी अप्लाई करनी है, द्विघाती सूत्र के द्वारा इन समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, अर्थात समीकरणों को हल करना है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि आपने समझ ली, पूर्ण वर्ग वाली विधि समझ ली, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें द्विघाती सूत्र के द्वारा समीकरणों को हल करना सीखना है। देखिए ये बच्चों पहला प्रश्न देखो, यहां पर लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। आंसर भी बच्चों वही आएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने पूर्ण वर्ग विधि से किया है तो आंसर अलग आ जाए और ये द्विघाती सूत्र से करोगे आंसर दूसरा आ जाए, ऐसा भी नहीं है, आंसर बिल्कुल वही आएगा, कोई बदलाव नहीं, बस विधियां दोनों अलग अलग हैं। अब हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र से इसका हल करना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका द्विघात का मानक समीकरण होता है उससे हम इसकी तुलना कर देते हैं, ठीक है। द्विघात के मानक समीकरण से तुलना करने पर यहां से देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करें, तो तुलना करने से a का मान यहां से देखो 2 मिल जाएगा, b का मान -7 मिलेगा और c का मान यहां से 3 मिलेगा, ठीक है। देखो a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3, मतलब x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, जो अचर पद होता है उसको c लिखते हैं। तो a b c के जब हम मान ज्ञात कर लेते हैं तो सूत्र हमें श्रीधराचार्य का पता है, इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। क्या होता है, ये x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, ये बच्चों होता है, ठीक है। यहां पर और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो -b का मान कितना है, -7 है, तो ये माइनस यहां लिखोगे जब, देखो ये तो आपका सूत्र का है माइनस, अब b का मान लिखना है -7, तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई यहीं सीधा सीधा प्लस कर देते हैं, ये देखो प्लस हो जाएगा। फिर प्लस माइनस अंडर रूट, यहां देखिए यहां लिखेंगे b स्क्वायर, मतलब b का मान है -7 और इसका स्क्वायर लिखें, माइनस में 4 a इंटू सी, a का मान हम 2 लिखेंगे, c का मान हम 3 लिखेंगे और फिर अपॉन में लिखेंगे 2 इंटू a और a का मान हम 2 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। मान भरना है, a b c के मान जो हमने निकाले हैं वो इन मानों इस समीकरण में भर देने हैं, a के मान, b का मान और c का मान, ठीक है। इसको और आगे हल करो, ये तो 7 है, बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट
यहां से माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर हमें 7 सत्ते 49 लिखना है। ठीक है, माइनस यहाँ 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 लिखना है। फिर इसके बटे में 2 का 2 में गुणा 4 लिख देना है। ठीक है, इसके और आगे देखो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बचेगा बच्चों। 49 में से 24 घटाओगे तो 25 लिखना है, बटे में 4 लिखना है। यहाँ और देखिए 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल हमें पता है 5 लिखते हैं और बटे में 4 लिखना है। ठीक है बच्चों, आप प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान अलग निकलेगा, माइनस चिन्ह लेंगे x का मान दूसरा निकल आएगा। यही x के मान समीकरण का हल कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको अब क्या लिखना है, यहाँ लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लें तो x बराबर 7 प्लस माइनस में ये प्लस का चिन्ह ले लिया, फिर प्लस का 5 और बटे में क्या लिखना है 4। 7 और 5 12, 12 बटे 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। यहां से बच्चों x का मान हमें 3 मिल गया। बोलो ठीक है। इसके बाद यहां पर माइनस चिन्ह लें, माइनस चिन्ह लेने पर क्या करते हैं, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x का मान दूसरा निकलेगा। देखो कौन सा, x बराबर यहां से माइनस चिन्ह लेना है तो 7 माइनस 5 और नीचे बटे में 4 लिखना है। 7 में से 5 घटाओगे 2 और 2 बटे में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब x का मान यहां से 1 बटे 2 मिलेगा। यहां से देखिए x बराबर 3, x बराबर 1 बटे 2, ये समीकरण का हल है। बच्चों उस विधि से याद करो, जब आपने पूर्ण वर्ग विधि लगाई थी तो भी x के यही मान निकले थे कि नहीं, x का यही 1 बटे 2 मान और 3 मान, यही दोनों मान निकले थे। तो चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि से लगाएं या श्रीधराचार्य के सूत्र से लगाएं, अर्थात द्विघाती सूत्र से लगाएं, आंसर एक ही आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपको इसके लिए काम वही करना है। बिल्कुल एकदम सिमिलर सा काम है कि दिए गए समीकरण को हम सीधा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a b c के मान निकालेंगे। और ये आपका जो सूत्र, इसको याद रखना है, इसको तो याद रखना पड़ेगा भाई। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इतना आपको याद रखना पड़ेगा भाई। इसमें a b c सबके मान लिख दिए और इसको हल करते करते हम लोग x के जो मान है ना वो हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, चलो दूसरा भी करते हैं, दूसरा भी कर लेते हैं यहाँ पर देखो। ठीक है, तो कर दें इसको। दूसरा देखो भाई, बिल्कुल सिमिलर है बच्चों, बिल्कुल एकदम सिमिलर। देखो दूसरा भाग है आपका, इसमें भी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 4 बराबर 0। यहां भी हमें क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करके हमें a b c के मान पहले ज्ञात करना है। तो यहां से जब तुलना करेंगे बच्चों, a का मान तो 2 मिलेगा, b का मान हम देख सकते हैं यहाँ x का गुणांक 1 माना जाएगा बच्चों, 1 मतलब b बराबर 1 होगा। c बराबर यहाँ से -4 है तो c का मान हम -4 लिख दें। अब सूत्र लिख दें, सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या लिखना है 2a। क्लियर है बच्चों, मान रख दें भाई। यहां से देखिए माइनस तो हमारा ये फॉर्मूले में है। अब b का मान लिखना है, b का मान यहाँ 1 है, बिल्कुल ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट, अब b का मान 1 है तो इसका स्क्वायर लिखें, माइनस में 4ac, a का मान हमें 2 लिखना है, c का मान हमें माइनस में 4 लिखना है। ठीक है, और बटे में क्या लिखना है 2 इंटू a का मान हमें 2 लिखना है। सिंपल सा वही काम सब में करना है, एक जैसा ही है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहां माइनस और ये माइनस दोनों का आपस में गुणा प्लस बन जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 चौको 32 लिख देना है और बटे में क्या लिखेंगे बच्चों 4, 2 का 2 में गुणा 4 लिखना है। अब यहां से आप देख सकते हो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 मिलेगा बच्चों। यहां से देखो 32 में 1 जोड़ोगे 33 और बटे में 4 लिख देना है। ये देखिए x का मान, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तब x का एक मान आएगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे x का एक दूसरा मान आएगा। बस यही x के मान समीकरण का हल कहलाते हैं या समीकरण का मूल कहलाते हैं। देखो प्लस चिन्ह लेने पर क्या लिख दें बच्चों, x बराबर, देखो माइनस का एक, ये तो आपको देखो माइनस का ही लेना पड़ेगा। इन प्लस माइनस में से एक प्लस का चिन्ह लेना है तो यहां माइनस छोड़ देंगे, प्लस
अंडर रूट 33 और बटे में क्या लिखना है 4। ये देखो x का एक मान निकल के आ गया। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट 33 आप पहले लिख लें, माइनस का एक बाद में लिख दें, बटे में 4, वो तो एक ही बात है। ठीक है, और इसी प्रकार माइनस चिन्ह अगर लिया जाए तो x का दूसरा मान यहां से हमें मिल जाएगा। माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 माइनस का अंडर रूट 33। अब की बार ये प्लस में प्लस छोड़ दें तो माइनस का अंडर रूट 33 लिखना है और बटे में 4 लिखना है। ठीक है, ये आपका x का दूसरा मान आ गया। इसमें अगर चाहो तो माइनस दोनों जगह से कॉमन ले सकते हो आप, अगर चाहो तो, और ना चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, एक प्लस का ही हो जाएगा अंडर रूट 33 और बटे में क्या लिखेंगे 4। ये देखो x के बच्चों हमने दोनों मान ज्ञात कर लिए, यही समीकरण के मूल हैं। ठीक है, या ये कहें कि यही समीकरण का हल है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हमें ये आपकी सूत्र की मदद से, द्विघाती सूत्र की मदद से समीकरण का हल करना यहां पर सीखा। ठीक है, अंडर रूट 33 -1 बटे 4 एक मान है और दूसरा मान है माइनस ब्रैकेट में लिखे अंडर रूट 33 प्लस में 1 बटे में 4। ठीक है, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये समीकरण का बच्चों हल है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? बस ठीक इसी प्रकार ये और ठीक इसी प्रकार ये आपको करना है। यहां पर तो आपने देखा था, याद करो, यहां पर इसके मूल कैसे थे, काल्पनिक थे। यहां भी मूल काल्पनिक आएंगे, ऐसा नहीं है कि यहां इस विधि से करोगे तो मूल ज्ञात हो जाएंगे, यहां भी मूल काल्पनिक ही आएंगे। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, ऐसे इसको करना है। ठीक है, करके दिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहां पर देखो तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में भी कुछ इसी प्रकार से दिया गया है, 4x स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू अंडर रूट 3x प्लस में 3 बराबर में 0। तो हमारा पहला काम तो यही है भाई, हम दो ये आपका द्विघाती सूत्र से, द्विघाती समीकरण से उसकी तुलना कर देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर यहां पर हम तुलना करेंगे तो हमें a b c के मान मिल जाएंगे। a का मान यहां से हमें 4 मिलेगा, a बराबर 4। b का मान कितना मिलेगा, देखो b बराबर 4 इंटू अंडर रूट 3, पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है। ठीक है, जो x का गुणांक है ना वो पूरा लिखना है, वही b होता है। x का गुणांक मतलब b, और यहां से c का मान यहाँ अचर पद लिखना है, अचर पद c है। ठीक है, 3 है तो अचर पद 3 है, इसका मतलब c बराबर 3 लिखें। अब हम वही सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या लिखेंगे 2 इंटू a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें आपको क्या करना है, देखो माइनस तो ये सूत्र में है। अब b का मान लिखोगे, b का मान कितना है, देखो 4 अंडर रूट 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट का फिर निशान लगाओ। अब फिर b का मान लिखो, b का मान कितना है, 4 इंटू अंडर रूट 3 है, इस पर हम स्क्वायर लगा दें, माइनस 4ac, a का मान हम लिखेंगे 4, c का मान हम लिखेंगे 3 और फिर इसके बाद बटे में लिखना है 2a, a का मान हम 4 लिख देंगे बच्चों। ठीक है कि नहीं? अब और थोड़ा आगे देखो, माइनस में 4 इंटू अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको देखो बच्चों, 4 चौको 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर पूरा 3, 16 तिया 48 लिख दें। यहाँ पर फिर से समझो भाई, 4 अंडर रूट 3 लिखा है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो हमें पता है 16 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हमें पता है 3 होता है, तो 16 में 3 का गुणा 48। अब माइनस 4 चौको 16, 16 48 बच्चों, यहाँ भी देखो 48 है और फिर बटे में क्या लिखना है, यहाँ पर 4 का 2 में गुणा 8 लिख देना है। 48 में से 48 घटाओगे बच्चों, यहाँ ये 0 हो जाएगा, हमें कितना मिलेगा, 4 माइनस का 4 इंटू अंडर रूट 3 बटे 8 मिलेगा, ये तो 0 ही है। तो प्लस माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, 0 ही होगा, बिल्कुल सही बात है। यहां से अगर यहाँ 4 से इस 8 को डिवाइड करना चाहें तो 4 एकम 4, ऊपर हमें अंडर रूट 3 मिलेगा और 4 दूनी 8, नीचे से 2 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर x के दोनों मान समान हैं, यही दोनों मान निकलेंगे, x के दोनों मान यही है, माइनस में अंडर रूट 3 बटे 2 कॉमा माइनस में अंडर रूट 3 बटे 2, यही समीकरण का हल होगा, या ये कहें यही समीकरण के मूल होंगे।
ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। आप याद करो कि अभी इस वाले प्रश्न को जब हल किया था, समीकरण को हल किया था, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किया था, तभी भी वही रूट आए थे, वही मूल आए थे, जो ये वाले है ना, यही मूल आए थे उसमें भी। तो बच्चों किसी भी विधि से हल करोगे, मान वही x के वही मान आएंगे, चाहे आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करें अथवा आप श्रीधराचार्य वाले सूत्र से करें, अथवा एक तीसरी विधि जो पहले नंबर पे बताई गई है, कौन सी, गुणनखंड विधि से भी आपको अगर हल करके मिलते हैं, हल मिलता है इसका, तो अभी आंसर यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर देखो, इसको देखें तो बिल्कुल सिमिलर काम यही करना है। यहाँ पर देखो लिखा है चौथा भाग, देखो बच्चों चौथा भाग क्या है, 2x² प्लस, देखो इसी में संशोधन कर देते हैं, 2x² प्लस x प्लस 4 और बराबर में 0। यहाँ पर इसकी तुलना करके हमें a b c के मान मिलेंगे। a बराबर 2 मिलेगा, a बराबर 2, b बराबर यहाँ से 1 मिलेगा। देखो यहाँ पर x का गुणांक 1 ही तो है, 1, और यहाँ से c का मान 4 मिलेगा। c बराबर क्या लिखोगे, c बराबर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उसमें हम मान लिख दें, ठीक है, यहाँ मान लिखें भाई, वही काम बिल्कुल, माइनस तो हमारा सूत्र में है। अब b का मान लिखना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b का मान कितना लिखना, 1 लिखना है, इसका स्क्वायर लिख दें, माइनस 4ac, a का मान 2 लिखना है, c का मान 4 लिखना है, और बटे में 2a का मतलब 2, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां देखिए 1 का स्क्वायर 1, ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा। यहां से 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, माइनस का 32 लिखना है, बटे में नीचे आपको 4 लिख देना है। अब देखो 1 में से जब 32 घटाओगे तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, 1 में से 32 घटाओगे तो माइनस का 31 बटे में 4। बच्चों हमने अभी अभी बताया था कि अंडर रूट में अगर माइनस वाली संख्या है तो उसको काल्पनिक संख्या होती है, उसको वास्तविक संख्या नहीं कहते। तो बच्चों यहाँ हमें संख्या, इसका मान पता नहीं है, ये तो कल्पना करी जा सकती है, कुछ लिखा है, क्या लिखा है इसका हमें कोई पता नहीं, ठीक है। अंडर रूट -31 का मान हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी राशि आपकी काल्पनिक राशि है, इसकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, वास्तविक मान इसका प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब इसका कोई वास्तविक मान नहीं है का मतलब क्या हुआ, समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको क्या लिखना है, अतः यहां इसका रीजन लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, चूंकि अंडर रूट -31, क्योंकि अंडर रूट -31 संख्या काल्पनिक संख्या है, संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, अतः x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अतः समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल कैसे हैं बच्चों, काल्पनिक है, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है, ऐसा आपको लिख देना है, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, करेक्ट है बच्चों। तो इस तरीके से ये इसके 4 भाग थे। पहले नंबर पर हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया, और दूसरी बार इन्हीं चारों समीकरणों को दूसरी विधि अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा या कहें द्विघाती सूत्र के द्वारा हमने इनको हल करके दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। ये आपका दूसरा प्रश्न था जिसमें आपसे पूछा गया था कि ये चारों समीकरणों को हमें सूत्र के द्वारा हल करके दिखाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आए होंगे बच्चों। इसके बाद देखो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, जो तीसरा प्रश्न लिखा है उसमें भी लिखा है कि समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। क्या लिखा है बच्चों, समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। यहाँ पर जो समीकरण हमें दिए गए हैं वो एक्चुअली द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है, पहले हमें इनको मानक रूप में बनाना है और फिर इसके बाद हम सूत्र के द्वारा इनको हल करेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ।
तीसरे प्रश्न में बच्चों 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं और वो दोनों प्रश्न जो लिखे हैं वो आपके समीकरण, जो द्विघाती समीकरण होता है, जो मानक रूप होता है, उस रूप में नहीं है। तो पहले हमें द्विघाती समीकरण के मानक रूप में उसको बनाना है और फिर इसके बाद में उसको हमें हल करना है। तीसरा प्रश्न का देखो 2 भाग हैं। पहला भाग पहले क्या लिखा है, यहाँ लिखा है x माइनस 1/x बराबर में 3, जबकि x का मान 0 नहीं है। एक समीकरण तो आपका ये है और दूसरा समीकरण है इस प्रकार से लिखा है कि 1/x प्लस 4 और माइनस में 1/x माइनस 7 और ये बराबर में दिया गया है 11/30 और यहाँ पर x का मान -4 और 7 ना हो सकता है। ठीक है, -4 या 7 अगर लेंगे तो -4 लेंगे तो -4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा और 1/0 मतलब ये अनंत हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ से x का मान अगर 7 लिख देंगे, 7 में से 7 मतलब ये 0 हो जाएगा, 1/0 बराबर अनंत हो जाएगा, मतलब ये समीकरण हमारा फिर वास्तविक समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अनंत में बदल जाएगा, अपरिभाषित राशि हो जाएगी, ये पूरी राशि अपरिभाषित हो जाएगी, ये भी अपरिभाषित राशि हो जाएगी, तो फिर हमारा ये समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ x का मान न 4 हो सकता है और न -4 हो सकता है और ना x का मान 7 हो सकता है। इस समीकरण के लिए x का मान अगर 0 लिख देंगे, 1/0 मतलब अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत का मतलब ये अपरिभाषित राशि हो जाएगी, तो ये मना किया गया कि भाई x का मान इस समीकरण के लिए 0 नहीं हो सकता। आइए यहाँ पर इसको पहले द्विघात के मानक समीकरण में बदलें। कैसे बदलो, देखो बच्चों, इसको इस प्रकार से हल कर लें कि x इसका एलसीएम आएगा, x का x में गुणा x² लिखेंगे, -1 × 1 मतलब 1 लिखना है, बराबर में यहाँ 3 लिख दें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और थोड़ा आगे तो यहाँ से देखिए x² माइनस में 1 बराबर 3 का x में गुणा 3 × x, 3x हो जाएगा। यहाँ 3x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस में 3x माइनस का 1 बराबर 0। बच्चों ये देखो आपका एक द्विघाती समीकरण बन के तैयार होगा। ठीक है, द्विघाती समीकरण बन के तैयार हो गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a b c के मान ज्ञात करना है। बिल्कुल एकदम सिंपल जो अब तक करते रहे। ठीक है, वही करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो a का मान यहाँ से हमें 1 मिलेगा, b का मान यहाँ से -3 मिलेगा और c का मान यहाँ से -1। ठीक है, अब हमने a b c के मान ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या करना है, श्रीधराचार्य वाले सूत्र में इसको रख देना है। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, यहां से देखिए माइनस तो सूत्र में है, अब b का मान लिखना है -3 तो यहां लिखना है -3। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहां से प्लस माइनस √ यहां लिखना है b मतलब -3 और इसका स्क्वायर लिख दें। b का मान -3 और स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों, फिर माइनस, फिर 4 लिखना है a × c, a का मान हमें लिखना है 1 × c, c का मान हमें लिखना है -1 और अपॉन में लिखना है 2a, a का मान लिखना है 1। a b c के मान लिख दें, बड़े आराम से लिखो। ठीक है, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखो ये 3 है प्लस माइनस √ इसके बाद देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 3 में गुणा 9, 3 का स्क्वायर 9। काफी बच्चे जल्दबाजी में ऐसे करते हैं, 3 का 2 में गुणा कर देते। जब हम बात करते हैं 3 के स्क्वायर की तो इसका मतलब 3 में 3 का गुणा करना है, 3 में 2 का गुणा नहीं करना है। याद करिए 3 में 3 का गुणा करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ ये माइनस से माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4 और 4 का 1 में गुणा 4 ही लिखना है। ठीक है, और अपॉन में यहाँ से लिखना है 2 का 1 में गुणा 2। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से x के कुछ मान, यहाँ से 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। 3 प्लस माइनस √ 9 और 4 13 लिख देना है, फिर बटे में 2 लिखना है। ठीक, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो हमें x का 1 मान मिलेगा। प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस लें √13 बटे में 2, एक तो x का मान ये हो जाएगा। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x का एक दूसरा मान हमें मिल जाएगा। माइनस चिन्ह लेने पर तो यहाँ से
x बराबर हमें मिलेगा 3 माइनस में √13/2 लिख के यहां से देख सकते हो आप x के हमें दोनों मान यहां से मिल रहे। यही समीकरण का हल कहलाएंगे, यही समीकरण के मूल कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। तो इसको पहले हमने क्या किया, इसको पहले हल करके हमने समीकरण का जो द्विघाती समीकरण है उसका मानक रूप पहले बनाया। इसको भी वैसे ही करना है, इसको पहले हल करके समीकरण का मानक रूप बनाना है, फिर हमें ax² + bx + c = 0 से तुलना करके abc के मान ज्ञात करने हैं और फिर इस फॉर्मूले में रखना है। आइए इसको भी करते हैं बच्चों। ये दूसरा प्रश्न है, इसको भी करते हैं। देखिए इसको भी ध्यान से समझो। ये हमारा दूसरा भाग है इसका और इसमें लिखा है 1/x + 4 माइनस में 1/x - 7 बराबर में 11/30 ऐसा लिखा है। ठीक है, यहां देख सकते हो आप x + 4 इंटू में x - 7, ये इसका देखो दोनों का हम एलसीएम पहले लेंगे और फिर इसके बाद में यहां लिखना है x - 7 और ये माइनस का है तो अब ये चिन्ह बदल जाएगा, x - 4 हो जाएगा और बराबर में 11/30 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। अब यहां से देख सकते हो x माइनस का है, ये प्लस का है, ये तो कैंसिल हो रहा है, हटा दो इसको। -7 - 4 दोनों माइनस के हैं, इसलिए इनको दोनों को जोड़ के -11 मिल जाएगा हमें। नीचे दोनों का गुणा करेंगे, x + 4 का x - 7 में गुणा करेंगे तो गुणा करते हुए यहाँ पर देखो x का पहले x में गुणा करना है, x² मिलेगा, x का गुणा -7 में करना है, -7x मिल जाएगा, +4x मिलेगा, यहाँ से +4x लिखें, प्लस माइनस यहाँ माइनस और 7 और 4 का गुणा 7 चौको 28 लिखेंगे, बराबर में 11/30 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ऐसा भी कर सकते हो 11 एकम ये यहाँ पर देखो एक बार कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा कर दें, 1 का गुणा यहां करेंगे, -1 का गुणा 30 में करेंगे। तो पहले 1 का कर लेते हैं। देखो 1 का गुणा करोगे तो हमें बिल्कुल ठीक इतना ही मिलेगा। यहां पर 1 का गुणा जब किया जाएगा तो ये x² मिलेगा, यहां से ये माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस में 3x मिलेगा, 7 में से 4 घट जाएगा, माइनस का 3x और ये माइनस में 28 और बराबर में यहां से माइनस का 30 हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। -30, अब -30 इधर ले आओ तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, मतलब x² - 3x और यहाँ पर प्लस का 30, इसमें से 28 कम करेंगे तो प्लस का हमें 2 मिलेगा बच्चों। ठीक है कि नहीं है, -30 इधर ले आओ, +30 हो जाएगा, +30 में से ये 28 घट जाएगा तो प्लस का 2 बचाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है ना। तो अब हम इसकी तुलना कर देते हैं, मानक समीकरण से तुलना कर दें, ax² + bx + c = 0 से इसकी हम तुलना करके abc के मान ज्ञात कर लेंगे। बिल्कुल एकदम बढ़िया से ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ x² का गुणांक होता है उसको हम a लिखते हैं, यहाँ देखो a बराबर 1 हो जाएगा। बताओ b बराबर क्या होगा बच्चों, -3 होगा, c बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने abc के मान ज्ञात कर लिए। अब जो सूत्र है ना उसमें मान लिख देते हैं। सूत्र क्या है, यहाँ लिख दें भाई, x बराबर -b ± √b² माइनस में 4ac अपॉन में लिखना है 2a। क्लियर बच्चों, कोई डाउट है क्या? एकदम ठीक। बस इसमें तो ये तो भैया याद रखना पड़ेगा, द्विघाती सूत्र है ना, इसको याद कर लो, बिल्कुल एकदम पक्का याद करना है। और फिर ये आपको प्रोसेस याद करनी है, यहाँ पर याद करने का कोई काम नहीं। समीकरण को हल करो, मानक रूप में बनाओ, फिर इसके बाद ax² + bx + c से तुलना करके abc के मान निकालो। बस ये abc के मान हमें यहाँ पर इस द्विघाती सूत्र में रख देने हैं, अच्छे से रखना है, गणना करना है अच्छी तरीके से। किसी तरीके से माइनस प्लस का कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से इनको मान रख दें और बस x का मान ज्ञात हो जाएगा। बच्चों x बराबर माइनस, तो ये देखो फॉर्मूले में है ना, ठीक है। अब b का मान बताओ, b का मान -3 है कि नहीं। b का मान यहाँ से -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बच्चों हो जाएगा। इसका देखो बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करनी है, +3 हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस माइनस √, यहाँ पर b का मान -3 लिखना है, इसका स्क्वायर भी करना है, देखो स्क्वायर है कि नहीं। अब माइनस का 4 लिखना है, a और c का गुणा यहाँ पर करना है, देखो a का मान 1 c का मान 2 लिखना है।
ए का मान यहाँ 1 लिखना है, सी का मान यहाँ 2 लिखना है, फिर बटे में लिखना है 2 इंटू ए का मान 1 लिखना है। क्लियर है? बस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे? 9 लिखोगे, 6 नहीं, याद रखो 9 लिखना है। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 लिखो, फिर माइनस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिखें और बटे में यहाँ से 2 एकम 2 लिखना है। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1, यहाँ देखिए 9 में से 8 घटाओगे 1 मिलेगा और बटे में 2। बच्चों आपको पता है 1 का वर्गमूल 1 होता है ना? 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 3 प्लस माइनस 1 बटे में 2 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये है x का मान। एक बार प्लस निशान लेंगे x का मान निकल आएगा, एक बार माइनस निशान लेंगे x का दूसरा मान निकल आएगा। यही दोनों x के मान समीकरण का हल कहलाते हैं। बन गई बात एकदम। यहां पर क्या कहना है? प्लस चिन्ह लेने पर यहां से देखिए x बराबर 3 प्लस 1 बटे में 2 लिखना है। 3 प्लस 1 मतलब 4, 4 में 2 का भाग कर दें, 4 में 2 का भाग बच्चों 2 मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? 2 मिलेगा। अब यहां से माइनस चिन्ह लें तो x का हमें दूसरा मान मिल जाएगा। माइनस चिन्ह लेने पर देखिए यहां पर लिखेंगे x बराबर 3 माइनस, अब यहां से हमें प्लस चिन्ह छोड़ देना है, माइनस का लिखना है 1 बटे में लिखना है 2, तो 3 में से 1 घटाओगे 2, 2 बटे 2 मतलब x बराबर 1। ये हमें x का मान मिलेगा। यहां से x का मान बच्चों हमें 2 मिलेगा। बस ये x के मान समीकरण का हल है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? समीकरण का हल x बराबर 1, x बराबर 2, ये हमारा देखो समीकरण के मूल भी इसको कह सकते हैं, समीकरण का हल कह सकते हैं, या x के मान। ठीक है बच्चों, क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? हर प्रश्न को एक जैसा ही करना है। यहां पर हमने बताया कि जब समीकरण द्विघाती समीकरण के रूप में ना दिया जाए और द्विघाती समीकरण को हल करना है, तो इसका मतलब हमें द्विघाती समीकरण में पहले बदलना होगा। हमने इसको पहले द्विघाती समीकरण में बदला और बदलने के बाद यहाँ पर जब बदल गया तो हमने ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दी। abc के मान निकल के आ गए, फिर द्विघाती सूत्र में इसके मान रख दिए। बस प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर x और x के दोनों मान हमारे ज्ञात होते हैं। ठीक है बच्चों, इनको नोट करें जल्दी से आगे आ। तो बच्चों ये है चौथा प्रश्न। लिखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। क्या कहता है? उसकी वर्तमान आयु क्या है ये हमें बतानी है। बच्चों बिल्कुल आसान है। पहले हमें एक भूमिका के रूप में पहले प्रश्न को आराम से पहले पढ़ो, फिर ये हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें क्या दिया गया है बच्चों और हमसे पूछा क्या गया है। पहले हमें प्रश्न के आंसर तक पहुंचने के लिए पहले हमें रास्ता ढूंढनी है कि भाई हम कैसे कैसे यहाँ पर पहुंचेंगे कि वर्तमान उसकी आयु मिल जाए। पहले हमें मन में प्रश्न को हल करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर धरातल पर बोर्ड पर आएंगे। पहले देखो क्या कहा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। बच्चों इसकी वर्तमान आयु अगर ये मान लेते हैं x वर्ष है, अभी हल लगा नहीं रहे, पहले हमें मन में समझना है कि भाई अगर वर्तमान आयु रहमान की हम x वर्ष मान लें, 3 वर्ष पूर्व बच्चों कितनी हो जाएगी? 3 इसमें से घटा दें, 3 वर्ष पूर्व की आयु कहता है। आज आप 15 साल के हो, 3 वर्ष पहले कितने के थे? 3 कम कर दो, 12 साल के थे। तो बस वही बात है कि आज रहमान x वर्ष का है, 3 वर्ष पहले 3 घटा दो तो ये 3 वर्ष पूर्व की आयु रहमान की निकल आएगी। और इसका व्युत्क्रम करें बच्चों, ये देखो इसका व्युत्क्रम हो गया। 3 वर्ष पूर्व की जो आयु है उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब बटे में कर दें। 3 वर्ष आयु, 3 वर्ष पूर्व की आयु ये है और उसका व्युत्क्रम करना है तो 1/3 हो गया। अब से 5 वर्ष पश्चात की जो आयु है उसका व्युत्क्रम करो तो अब से 5 वर्ष पश्चात आयु बच्चों कितनी हो जाएगी? 5 जोड़ दें। आज आप 15 साल के हो, 5 वर्ष बाद 20 साल के हो जाओगे, 5 जोड़ना पड़ेगा। आज आप x वर्ष के हो, 5 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे? x प्लस 5 वर्ष के हो जाओगे। इसका व्युत्क्रम करें बच्चों, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। ये है 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, ये है 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम। दोनों का योग देखो, ध्यान दें, दोनों की व्युत्क्रम का योग बराबर 1/3 है बच्चों। ये देखो प्रश्न है, बस हमने तो पूरा समीकरण बना दिया, एकदम मौखिक बना दिया।
तो अब हम यहां से जो हमने समीकरण बनाया इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस अब आपको यहां पर सॉल्व करने का कायदा हमें पता चल गया, तो हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। पूरी बात ध्यान से समझो, यहां तक कैसे पहुंचे, क्या क्या किया हमने, इसकी हम पहले वर्तमान आयु लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब आज की आयु समझो, ठीक है। वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं x वर्ष है। रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। अब 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो आपको लिखना है 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पूर्व आयु होगी, 3 कम कर दें, 3 वर्ष इसमें से कम कर दें, आज की उम्र में से 3 वर्ष कम कर लें तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु आ जाएगी। तथा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात या बाद कुछ भी लिखें एक ही बात है, चाहे तो आप पश्चात लिख दें चाहे बाद लिख दें, बाद भी कभी लिखा मिल सकता है, एक ही बात है। बाद का मतलब 3 वर्ष बाद की बात है, मतलब आगे की बात है, तो 3 वर्ष बाद की बात करता है या 3 वर्ष पश्चात की बात करता है, तो हमें क्या करना है, आज की उम्र में 5 वर्ष जोड़ना है। 5 वर्ष की बात है ना, ये 3 वर्ष की नहीं है, 5 वर्ष पश्चात है ना। अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, आज x वर्ष है, 5 वर्ष पश्चात 5 इसी में जोड़ दें, तो 5 वर्ष पश्चात की आयु ये हो गई। अब प्रश्न ये कहता है कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम करो, 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम करो, इन दोनों की आयु का व्युत्क्रम कर दें। इसका व्युत्क्रम देखो 1/(x-3) हो जाएगा, इस आयु का व्युत्क्रम 1/(x-3) हो जाएगा, इस आयु का व्युत्क्रम 1/(x+5) हो जाएगा। दोनों की आयु का जब व्युत्क्रम किया है तो योग कर दें और बराबर प्रश्न कहता है 1/3 है। देखो लिखा है कि नहीं, व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 3 वर्ष पूर्व की आयु 3 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम, दोनों की आयु का व्युत्क्रम करना है। 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम का योग बराबर 1/3 दिया गया है। ये बच्चों हमने प्रश्न के अनुसार लिखा है, तो यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ये लगाने का पूरा तरीका हो गया, ठीक है। ये इसको आप हल करोगे आसान से, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों पहले तो हमें क्या करना है, सवाल को पढ़ के हम अपने मन में पहले उस रास्ता को ढूंढें कि हम कहां तक पहुंचे, हम इस यहां तक कैसे पहुंचे। पहले हमें रास्ता ढूंढना है और फिर वहां तक हमें पहुंचने का तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको हल कर लें। देखो x-3 और x+5, इसका एलसीएम आ जाएगा। यहां से देखिए x+5 लिखें, प्लस यहां से x-3 लिखें, बराबर में 1/3 लिख दें। यहां से इसको हल करें और ये x और x जोड़ के हमें 2x मिल जाएगा। 5 में से 3 घटाओगे प्लस का 2 मिलेगा, बटे में यहां देखो इन दोनों का आपस में गुणा कर दें। x का x से गुणा x² लिखना है, x का 5 से गुणा प्लस 5x लिखना है। यहाँ -3 का x में गुणा -3x लिखना है। ये माइनस और प्लस का गुणा, माइनस प्लस माइनस, 3 पंचे 15, यहाँ 15 लिख देना है, बराबर 1/3, ठीक है बच्चों। और आगे देखो, इसको थोड़ा और आगे यहीं देख लें। यहां से देखो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 का गुणा कर दें बच्चों, x² बनेगा। 3 यहाँ देखो 5x है, 3x घटा के 2x प्लस का मिल जाएगा, माइनस में 15 मिल जाएगा। 1 का गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों ऐसे ही लिखेंगे। बराबर में यहाँ 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6x लिख दें। 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी 6, आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। अब यहाँ इसको पक्षांतर कर लें। यहाँ देखिए 2, ये x² है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 2x लिखा है, ये 6x और इधर ले आओ, तो प्लस का 2x माइनस का 6x हो जाएगा। 6x इधर ले आएगी, माइनस का 6x। यहाँ माइनस का 15 लिखा है, माइनस का 6 लिख दें। ये प्लस का 6 है ना, इधर ले आओ 6 को, माइनस का 6 लिख दें और बराबर ये 0। इसके बाद देखो x² है, यहाँ 6 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो माइनस का 4x लिखना है। 15, 6 दोनों माइनस के हैं, इसलिए दोनों जोड़ो, माइनस का 21 मिलेगा, बराबर में 0, ठीक है बच्चों। अब तो आप देख सकते हो, इसको किसी भी विधि से हल कर लो, यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अगर सीधी धाराचार से करते हो
तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस। ए बराबर यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो ए बराबर हमें 1 मिल जाएगा, बी बराबर हमें यहाँ से -4 मिलेगा और सी बराबर -21। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप सूत्र लिख दें, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे b का स्क्वायर माइनस में 4ac और फिर बटे में क्या लिखेंगे 2a। करेक्ट। चलो -b और b का मान है माइनस में 4, ये माइनस आपका फॉर्मूला में है। अब b का मान लिखना है -4, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से b का मान फिर रखो -4 और इसका स्क्वायर लिख दें, फिर माइनस, फिर 4 इंटू ए का मान 1 लिखना है, सी का मान आपको माइनस में 21 लिखना है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, माइनस में है ना इस वजह से, और बटे में 2a का मान 1 लिख दें। करेक्ट है बच्चों। तो यहाँ से अब आपको x का मान मिल जाएगा। देखो 4 तो ये ठीक है, प्लस माइनस ये भी ठीक है, अंडर रूट का निशान लगाओ, यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस लिखना है, 4 का स्क्वायर 16 लिख दें और ये माइनस माइनस क्या लिखना है, प्लस लिखना है, और इसके बाद यहाँ पर 21 का 4 में गुणा, 21 चौको 84 लिखेंगे, बटे में 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात। अब देखिए यहाँ से थोड़ा पीछे आके यहाँ इधर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर इसका सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x बराबर कितना है, देखो x बराबर लिखा है यहाँ से x बराबर 4 प्लस माइनस, और यहाँ से देखिए दोनों को जोड़ो, 16 और 81 यहाँ प्लस कर दें, दोनों अंडर रूट में है ना, यहाँ पर 6 और ये आपका 100 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 100। 84 में 16 जोड़ेंगे 100 और नीचे बटे में आपको 2 लिखना है, बराबर ये देखो कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल हमें पता है 10 होता है, बटे में 2। ठीक है, अब आप यहां पर देखो x बराबर प्लस चिन्ह पहले लें, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर यहां से मिलेगा कितना, 4, प्लस में लिखें 10 और बटे में क्या लिखेंगे 2, तो 10 और 4 14, 14 में 2 से भाग करोगे तो x का मान यहां से 7 मिल जाएगा। ठीक है, x बराबर 7। और यदि माइनस का चिन्ह लेंगे बच्चों, यहां से माइनस चिन्ह अगर लें तो माइनस चिन्ह लेने पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 4 और माइनस का लिखें 10, ये प्लस माइनस में आपकी बार माइनस ले लिया और बटे में क्या लिखना है 2, तो यहां से 4 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 6 बटे में 2 -3 मिलेगा। बच्चों ये माइनस वैल्यू है, कभी उम्र ऋणात्मक तो होती नहीं है, इसलिए माइनस चिन्ह को छोड़ देना है, यहाँ अमान्य लिखना है, माइनस चिन्ह नहीं बल्कि माइनस वाली ये वैल्यू जो है ना वो कैसी वैल्यू है, अमान्य, क्योंकि x का मतलब है रहमान की वर्तमान आयु और वर्तमान आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ऋण चिन्ह ये आपका ये दर्शा रहा है कि जो x का मान है वो अमान्य है। ठीक है, x को ये ऋण वाला मान हमें मान्य नहीं करना है, x बराबर 7 मान्य करना है, मतलब रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 7 वर्ष। ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है तो आपको क्या लिखना है, रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष लिखनी है, वर्तमान आयु बराबर लिखनी है 7 वर्ष। ठीक है, जो x का मान 7 निकला है वो रहमान की वर्तमान आयु है, तो ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है बच्चों। हमने जैसा कि बताया कि आपको क्या करना है, पहले हमें जो प्रश्न दिया जाए पहले उसको मन में आप समझ लें कि भाई हमें यहां से और यहां तक पहुंचना है, हमें रास्ता पहले पता होनी चाहिए कि किस रास्ते से जाना है, फिर मंजिल मिलेगी। जब रास्ता आपको पता होगा तभी तो मंजिल मिलेगी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है बच्चों, यहां पर देखो किसी के द्वारा कही गई बात है, उसको समझें। लिखा है आज रास्ता बना लिया है, क्या लिखा है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। अगर आपने रास्ता बना लिया है तो निश्चित रूप घबराए नहीं, मंजिल जरूर मिलेगी। अगर रास्ता ही नहीं है तो भाई मंजिल पे कैसे पहुंचोगे। आगे लिखा है हौसलों से भरी है कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। बच्चों अगर हौसला है तो निश्चित रूप से आपकी ये जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी, एकदम अपने मुकाम पर आप पहुंच जाओगे, ये बिल्कुल रीड श्योर है। ठीक है, तो पहले तो काम हमारा मंजिल ढूंढना है। ठीक है,
रास्ता ढूंढोगे तभी आप मंजिल पर पहुंच पाओगे। और हौसला आपका बुलेट होना चाहिए। हौसला अगर आपका डगमगा गया तो आप निश्चित आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। भाई मंजिल अगर पहुंचना है ना तो हौसला भी आप बुलेट रखो कि हमें तो पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है ना, तो तभी आप यहां तक पहुंचोगे। यहां पर देखो हमने मंजिल ढूंढ ली, यहां पर हमें बिल्कुल एकदम अपने मुकाम पर हम लोग पहुंच गए, ठीक है। चलो आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो आप देखते हैं बच्चों 5वां प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए कुल अंक का योग 30 दिया गया है, ठीक है। आगे लिखा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। कहता है उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करके बताना है। बच्चों यहां पर सीधी बात आपसे ये कही गई है कि भाई गणित का टेस्ट हुआ और फिर इंग्लिश का टेस्ट हुआ, दोनों के टेस्ट का योग जो अंक मिले ना उनका योग हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। जो गणित में नंबर मिले और जो इंग्लिश में नंबर मिले उनका योग किया गया है तो कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। अगर हम ये मान लें कि गणित में नंबर x मिले तो यहां से हम इंग्लिश वाले नंबर ज्ञात कर सकते हैं। इंग्लिश में नंबर कितने बच्चों यहां से मिल जाएंगे, 30 - x मिल जाएंगे। ये भी बिल्कुल एकदम पक्की बात हो गई। अगर हम ये मान लें कि गणित में उसको x नंबर मिले तो इंग्लिश में नंबर कितने हो जाएंगे, 30 - x हो जाएंगे, ठीक है बात की नहीं। अब प्रश्न की दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन से यहां से हमें पता चल गया। चलो इतनी बात यहां लिख लेते हैं, यहां पर इतनी बात यहां लिख लेते हैं। मान लिया कि गणित में इसको x नंबर मिले, माना गणित में मिले नंबर कितने, गणित के अंक उसके कितने हैं, ये मान लेते हैं x अंक आए, ठीक है। तब अंग्रेजी में कितने अंक आएंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएंगे 30 - x, क्योंकि दोनों का योगफल 30 दिया गया है, ठीक है। इतनी बात बच्चों समझ में आई। अब आगे की बात समझो। गणित में x नहीं बल्कि प्रश्न कहता है कि गणित में 2 अंक और ज्यादा मिलते, x नहीं x में 2 और जोड़ दें, x + 2 अंक मिल जाते, और अंग्रेजी में 3 कम मिलते तो इसमें से 3 कम घटा दें, मतलब 3 कम मिले मतलब 3 घटा दें। अंग्रेजी में 3 कम मिले होते तो फिर इनका दोनों का गुणा करते तो 210 मिलता, ऐसा प्रश्न कहता है। तो यहां पर लिखते हैं यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो गणित के अंक कितने हो जाते बच्चों, तो गणित में अंक हो जाते x + 2, x में 2 जोड़ दें, x तो अभी मिले, 2 और ज्यादा मिले होते 2 और जोड़ दें उसी में, तो अब कितने, अगर 2 अधिक मिले होते तो कितने मिले होते, x + 2 मिले होते। यहां कहता है कि अंग्रेजी में 3 कम मिले होते, जो अंग्रेजी में हम मिले हैं उनमें से 3 कम कर लें, तो यहां पर तथा अंग्रेजी में मिले अंक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, ऐसे लिख दें, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंक कितने होते, तो अंग्रेजी में अंक होते कितने, अंग्रेजी में अंक कितने होते, 3 कम कर दें, मतलब 30 - x में 3 और कम होते अगर उसके, ठीक है। 30 - x में 3 और कम होते तो निश्चित रूप से 27 - x होते। तो अब प्रश्न कहता है कि गणित में 2 ज्यादा मिलते, अंग्रेजी में 3 कम मिले होते तो दोनों का गुणनफल बराबर 210 हो जाता। तो यहां से लिखते हैं प्रश्नानुसार यहां पर गणित में 2 अधिक मिले होते मतलब x + 2 मिले होते, अंग्रेजी में 3 कम मिले होते मतलब 27 - x मिले होते, तो दोनों का गुणनफल बराबर में 210 होता। 210 दोनों का गुणनफल कितना होता, 210 होता बच्चों। ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा, बस इसको हल करना है। एक लाइन यहां और आ जाएगी, देखो यहां लिख देते हैं, x का गुणा करोगे 27 में 27x लिखना है, x का -x से गुणा -x² मिल जाएगा,
2 का गुणा 27 में तो 27 दूनी 54 लिख दें, माइनस 2 का गुणा x में यहां से माइनस का 2x लिख दें, बराबर में 210। ठीक है बच्चों, यहां देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, माइनस में एक्स स्क्वायर लिखें, 27x में से 2x कम कर दें तो प्लस का यहां से 25x मिल जाएगा। ठीक है, और आगे देखो ये आपका प्लस 54 है, प्लस 54 लिखा है, माइनस का 210 इधर ले आओ, माइनस का 210 और बराबर में 0। ठीक है, और आगे देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और यहां से देखो 54 कम कर दें तो माइनस का बचेगा 210 में 54 घटाएं, 10 में से 4 घटाएं तो 6 मिल जाएगा, यहां से 10 में से 5 घटाएं 5 मिलेगा, 156 मिलेगा, बराबर में 0। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। एक कम और कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई पूरे समीकरण में करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 25x लिख दें, प्लस का 156 लिख दें, बराबर 0। माइनस से गुणा करने पर जो माइनस का पद था वो प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहां से श्रीधराचार्य वाले सूत्र से कर दें, गुणनखंड विधि से कर दें, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कर दें, जो भी आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर श्रीधराचार्य से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी हमें तुलना करके एबीसी के मान ज्ञात करना पड़ेंगे। ठीक है, तुलना से हमें क्या मिलेगा, ए का मान 1, यहां देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बी का मान कितना मिलेगा माइनस में 25, सी का मान कितना मिलेगा 156, एबीसी के मान मिल गए। अब हमें x बराबर, सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac और अपॉन में क्या लिखना है 2a। क्लियर है बच्चों, यहां से माइनस बी का मान कितना है, देखो ध्यान दें, ये तो माइनस सूत्र में है, अब b का मान लिखना है माइनस 25। अब माइनस और माइनस का गुणा आपको पता ही प्लस होता है, बिल्कुल प्लस लिख दें, प्लस माइनस सूत्र में है, ज्यों का त्यों लिखो, अंडर रूट भी ज्यों का त्यों। अब b का मान फिर लिखना है माइनस का 25 और इसका स्क्वायर भी लिखना है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान 1, सी का मान 156 लिखना है। ठीक है, और बटे में यहां लिखें 2a, ए का मान 1। ठीक है बच्चों, यहां से अब x का मान देखो 25 लिखना है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस और 25 का स्क्वायर 625 लिखना है। यहां से माइनस 4 का गुणा करो, 4 छंग 24 हासिल में 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल में 2, 4 एकम 4 और 2 6, यहां से 624 और बटे में क्या यहां पर लिखना है 2 लिखना है। ठीक है, ऊपर देखो 625 में से 624 घटेगा तो 1 और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है, तो यहां पर अंडर रूट 1 लिख दें या 1 लिख दें, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं। वर्गमूल सीधा हमने ले लिया 1 और बटे में यहां लिखेंगे 2। तो अब यहां से देखो x का मान आ गया ये। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करने के लिए यहां प्लस निशान 1 लो तो एक बार उत्तर x का मान आएगा, माइनस निशान लोगे तो x का दूसरा मान आएगा। बस यही x के मान का मतलब क्या है, जो x का मान आएगा वो गणित में आए अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और यहां पर अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, x के मान को 30 में से x घटा देंगे तो हमें अंग्रेजी में प्राप्त अंक मिल जाएंगे। तो यहां से पहले हमें x का मान निकालना है, इसके लिए यहां थोड़ा पीछे आ जाओ, देखो ध्यान दें क्या करना है। x बराबर पहले प्लस चिन्ह लें, यहां लिखें प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो ये x का मान हमें मिल जाएगा 25 प्लस 1 और बटे में 2। 25 में 1 जोड़ोगे 26, 26 में 2 से भाग करोगे तो 13। यहां से देखो x का मान बच्चों हमें कितना मिला, x बराबर हमें 13 मिल गया। x बराबर 13 का मतलब क्या है, x का मतलब है गणित में प्राप्त अंक उसके 13 हैं। ठीक है, 13 गणित में नंबर मिले। और यदि यहां पर माइनस चिन्ह लें, माइनस चिन्ह लेने पर देखो, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, यहां से x बराबर 25, अब प्लस की जगह यहां पर क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है, 25 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, और 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 बटे 2, 24 में 2 का भाग तो x बराबर क्या मिल जाएगा 12 है, x बराबर 12। ठीक है, यहां देखिए x का मान कितना मिल गया 12।
तो बच्चों x के जो मान हमने यहां पर निकाले वो क्या है, गणित में अंक आए, यहां पर गणित में अंक अगर 13 आए तो अंग्रेजी में कितने आए, यहां पर देखो ये लिखा है 30, इसमें से हमें क्या करना है, 13 घटाना है। x का मान 13 अगर मानेंगे तो यहां पर हम 30 माइनस 13 लिख दें। 30 माइनस 13 मतलब ये 17 है ना, 17 में 13 जोड़ेंगे तो 30, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस 13 बराबर 17 हो जाएंगे। तो आपको यहां पर इस प्रकार लिखना है, यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 है, गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितने होंगे, तो आपको लिखना है 30 माइनस 13 बराबर में क्या लिखना है, यहां पर 17। ठीक है, गणित में अगर 13 अंक आ रहे हैं तो अंग्रेजी में 17 अंक आएंगे। ठीक है, और यदि ऐसा हो, गणित में कितने बच्चों 13 और अंग्रेजी में कितने 17, और यदि ऐसा हो कि गणित में मान लें 12 आए, अगर गणित में 12 आए तो अब अंग्रेजी में कितने आ जाएंगे, यहां पर 30 में से 12 घटा दें, 30 में 12 गए 18, तो फिर अंग्रेजी में 18 नंबर आएंगे। ठीक है, तो बस यही दोनों आपको आंसर में लिखना है। आपको लिखना है यदि अंग्रेजी में, यदि गणित में है ना, यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 है तो अंग्रेजी में अंक बराबर कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितने हो जाएंगे, आपको लिखना है 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 बराबर क्या लिखना है 18। तो अंग्रेजी में आपके 18 नंबर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, 18 नंबर अंग्रेजी में। यदि गणित में 12 नंबर आते हैं तो अंग्रेजी में 18 लिखना है, और यदि गणित में 13 नंबर आते हैं तो अंग्रेजी में आपको 17 लिखना है। ठीक, गणित ये। ठीक है बच्चों, क्लियर बात होगी। तो ये आपका प्रश्न का आंसर है, मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बच्चों। तो इस तरीके से भैया यहाँ पर ये 5वां प्रश्न भी आपका हल होता है। अब बच्चों इसके शेष बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इन प्रश्नों को अब बच्चों अच्छे से कंप्लीट कर लें, यहां से बच्चों जैसा कि बताया कि बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, अच्छे से बढ़िया से कंप्लीट जरूर कर लें। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, बाय बाय।